वेलकम टू सीजी शिक्षा माय डियर साथ। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 फिजिक्स का सीजी बोर्ड का हम लोग 12 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। परमाणु एटम्स के बाद में स्टार्ट करते हैं भाई। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 को कंप्लीट किया था। अब हम लोग चैप्टर नंबर 12 पे पहुंच गए परमाणु के बेस पे। चलिए परमाणु को हम लोग फिनिश करते हैं भाई, यहाँ से फटाफट कोर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं परमाणु के माध्यम से, परमाणु एटम्स के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेसिक फंडामेंटल के इंट्रोडक्शन के बेस पे हम इस चीज़ की शुरुआत करते हैं भाई कि ये किस तरीके से होती है इस चीज़ के बेस पे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए आगे बढ़ते हैं परमाणु के बेस पे, एटम्स के बेस पे इस चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसकी परिचय पहला मनुष्य प्रारंभ से ही अपने परिवेश में घटित घटनाओं के बेस पे, मनुष्य प्रारंभ से ही, देखिए मनुष्य अपने प्रारंभ से ही, मनुष्य प्रारंभ से ही अपने परिवेश में घटित घटनाओं की व्याख्या करने के लिए, मनुष्य प्रारंभ से ही अपने परिवेश में घटित घटनाओं की व्याख्या हेतु उत्सुक रहा है। मनुष्य प्रारंभ से अपने परिवेश में घटित घटनाओं की व्याख्या हेतु क्या होती है, उत्सुक रहता है कि हमारे प्रारंभ से अपने परिवेश में घटनाओं के माध्यम से किस तरीके होता है उसको जानने के लिए, उसको जिज्ञासा के लिए उससे बहुत उत्सुकता दर्शाई जाती है। भारतीय विचारक महर्षि कणाद ने परमाणु के विषय में, महर्षि क्या ने, कणाद ने, भारतीय विचारक जिसको हम लोग बोलते हैं महर्षि कणाद ने परमाणु के विषय में परिकल्पना की थी। किसके विषय में परिकल्पना की थी, परमाणु के विषय में उन्होंने एक परिकल्पना की थी और उसके अनुसार उन्होंने ये बताया था, और उसके अनुसार मतलब उनके अनुसार उन्होंने ये बताया था कि किसी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण, किसी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम अदृश्य कण जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता है। ठीक है, तो परमाणु के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो कि अदृश्य होता है, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। सन 1808 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन, इसके बाद सन 1808 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया था भाई। जॉन डाल्टन ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। अब उसी के नाम पर सन 1808 में ब्रिटिश वैज्ञानिक, कौन, ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने एक परमाणु संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हम लोग डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव्य के सूक्ष्मतम कण, इस सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव्य के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, किसी द्रव्य के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, जो कि प्रत्येक तत्व परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। प्रत्येक तत्व किससे मिलकर के बना होता है, परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। तो स्टार्टिंग से जब हम लोग इस चीज को देखते हैं कि मनुष्य प्रारंभ से ही अपने परिवेश में घटित घटनाओं को व्याख्या करने होते बहुत उत्सुक रहा कि वास्तव में क्या हो रहा है, किस बेस से हो रहा है, या किस तरीके से घटना है, उसको जानने की जिज्ञासा, उसके प्रति ललायित होना, उसके प्रति उत्सुकता होना कि वास्तव में किस प्रकार की घटना है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, इस सारी चीजों को जानने के लिए किसकी व्याख्या होती है कि एक अपने आप में उत्सुकता रहती है। तो उसी के बेस पे हमारे जो महान भारतीय विचारक थे महर्षि कणाद, उन्होंने परमाणु के विषय में एक परिकल्पना की और उन्होंने ये बताया कि किसी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण, किसी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम अदृश्य कण जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता है। सन 1808 में, इसी को आगे बढ़ाते हैं, सन 1808 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने एक सिद्धांत प्रतिपादन किया जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। किसके बेस पे, परमाणु के बेस पे सिद्धांत प्रस्तुत किया, इसी कारण परमाणु के बेस पे उसको जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इसको आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी इस चीज को स्टडी किए हैं। तो डाल्टन परमाणु सिद्धांत कहते हैं इस चीज को। इस सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव्य के सूक्ष्मतम कण, इस सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव्य के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। प्रत्येक तत्व परमाणु से मिलकर के बना होता है, प्रत्येक तत्व परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। क्या होता है, प्रत्येक तत्व परमाणु से मिलकर के बना होता है। एक ही तत्व के परमाणु एक समान एवं विभिन्न तत्वों के, देखिए यहाँ से, एक ही तत्व के परमाणु एक समान एवं विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक चीज को बोल सकते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु एक समान व भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। तो परमाणु किसी तत्व की सूक्ष्मतम इकाई होती है, परमाणु किसी तत्व की सूक्ष्मतम इकाई होती है, परमाणु किसी तत्व की सूक्ष्मतम इकाई होती है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तो यहाँ पर इसी चीज को देखते हैं कि जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं भाई, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तो मनुष्य प्रारंभ से ही अपने परिवेश में घटित घटनाओं की व्याख्या है तो उत्सुक रहा है। भारतीय विचारक महर्षि कणाद ने परमाणु के विषय में परिकल्पना की, उसके अनुसार किसी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम अदृश्य कण जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, परमाणु कहलाता है। सन 1808 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं।
इस सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव्य के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। प्रत्येक तत्व परमाणु से मिलकर के बना होता है। एक ही तत्व के परमाणु एक समान एवं विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु किसी तत्व की सूक्ष्मतम इकाई होती है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है, भाग लेती है। लेकिन प्रकृति में हमारे पास नेचर की प्रकृति होती है, लेकिन प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग लेते हैं, लेकिन वास्तव में प्रकृति में मुक्त अवस्था में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। तो उसी चीज को बोला जा रहा है, लेकिन यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। सन 1897 में, सन 1897 की ईस्वी की बात है। सन 1897 में ब्रिटिश भौतिक शास्त्री, सन 1897 में ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जो आप लोगों का भौतिकविद जोसेफ जे थॉमसन ने 1856 से 1940 के बीच में, 1856 से 1940 के बीच में एक विद्युत विसर्जन प्रयोगों द्वारा, किसके द्वारा, एक विद्युत विसर्जन प्रयोगों द्वारा, यहां पर देखिए, एक विद्युत विसर्जन प्रयोगों द्वारा विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित ऋण आवेश कण का इलेक्ट्रॉनिकी की खोज की। इलेक्ट्रॉनिकी की क्या की खोज की, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी की क्या की खोज की। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि मनुष्य प्रारंभ से ही अपने परिवेश में घटित घटनाओं की व्याख्या है तो उत्सुक रहा। भारतीय विचारक महर्षि कणाद ने परमाणु के विषय में परिकल्पना की। उनके अनुसार किसी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण, वह अदृश्य सूक्ष्मतम कण जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता है। सन 1808 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे डाल्टन परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव्य के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। प्रत्येक तत्व परमाणु से मिलकर के बना होता है। एक ही तत्व के परमाणु एक समान एवं विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु किसी तत्व के सूक्ष्मतम इकाई है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। सन 1897 में ब्रिटिश भौतिकविद जोसेफ जे थॉमसन 1856 से 1940 में विद्युत विसर्जन प्रयोगों द्वारा विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन की खोज की। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युत रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो इस चीज को देखते हैं भाई, परमाणु विद्युत रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। तो परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। अतः यह इस बात की पुष्टि करता है भाई देखिए, अतः यह इस बात की पुष्टि करता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ धन आवेशित कण भी रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ धन आवेशित कण भी रहते हैं, क्योंकि परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन होता है। क्योंकि परमाणु विद्युत रूपेण क्या होता है, उदासीन होता है। क्योंकि परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन होता है। इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश का परिमाण, धन आवेश के परिमाण की क्या होती है, बराबर होती है। धन आवेश के परिमाण की क्या होती है, बराबर होती है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जितने नाभिक के बेस पे परमाणु या अणु में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतने प्रोटॉनों की संख्या होती है, मतलब जितने ऋण आवेशित आयनों की संख्या होती है उतने ही धन आवेशित आयनों की संख्या होती है। तो इसी चीज को बोला जा रहा है कि इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश का परिमाण धन आवेश के परिमाण के बराबर होता है। परमाणु की संरचना को व्यक्त करने के लिए समय समय पर, जो परमाणु की संरचना होती है उसको व्यक्त करने के लिए समय समय पर वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न मॉडल दिए गए हैं। वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न मॉडल दिए गए हैं। तो मनुष्य प्रारंभ से ही अपने परिवेश में घटित घटनाओं की व्याख्या तो उत्सुक रहा है। भारतीय विचारक महर्षि कणाद ने परमाणु के विषय में परिकल्पना की। उनके अनुसार किसी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम अदृश्य कण जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता है। सन 1808 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे डाल्टन परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव्य के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। प्रत्येक तत्व परमाणु से मिलकर बना होता है। एक ही तत्व के परमाणु एक समान एवं विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु किसी तत्व के सूक्ष्मतम इकाई है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। सन 1897 में ब्रिटिश भौतिकविद जोसेफ जे थॉमसन ने 1856 से 1940 में विद्युत विसर्जन प्रयोगों द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत विसर्जन प्रयोगों द्वारा विभिन्न तत्वों के परमाणु उपस्थित ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन की खोज की। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है तथा इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। अतः यह इस बात की पुष्टि करता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ धन आवेशित कण भी रहते हैं। क्योंकि परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन होता है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश के परिमाण धन आवेश के परिमाण के बराबर होगा। परमाणु की संरचना को व्यक्त करने के लिए समय समय पर वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न मॉडल दिए गए हैं। तो यह था हमारा परिचय था जो कि हम लोग परमाणु के बेस पर पढ़ रहे थे। परमाणु के कहाँ पे आया, परमाणु की व्युत्पत्ति
किस तरीके से हुई, इलेक्ट्रॉनों में धन आयन कहां से आता है, ऋण आयनों की संख्या किस तरीके से आती है, तो इसको हम लोग इंट्रोडक्शन के बेस पे देख चुके हैं। ठीक है, इसका आगे का कंटेंट को देखते हैं भाई। इसका आगे का कंटेंट है थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब यहां से हम लोग देखते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल किस तरीके से होता है। अब ये बात है सन 1898 की बात है। ये कब की बात है, 1898 की बात है। ये 1898 के बेस के बात है। तो यहाँ पर इस चीज को देखते हैं। सन 1898 में जे थॉमसन ने, सन 1898 में जे थॉमसन ने परमाणु में इलेक्ट्रॉन सन 1898 में जे थॉमसन ने परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेश के वितरण की, क्लियर, अनावेश तथा धन आवेश की वितरण की। सन 1898 में जे थॉमसन ने परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेश की वितरण की व्याख्या हेतु एक मॉडल का प्रतिपादन किया, जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। जिसे थॉमसन का क्या बोलते हैं, परमाणु मॉडल कहते हैं। जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। उनके अनुसार परमाणु 10 से 10 बीटा की त्रिज्या का एक धनावेशित गोला होता है। 10 से 10 के बेस पे होता है भाई। तो इसके अनुसार परमाणु का जो त्रिज्या एक धनावेशित गोला होता है और धन आवेश संपूर्ण परमाणु में एक समान वितरित होते रहता है, और धन आवेश संपूर्ण परमाणु में एक समान वितरित होते रहता है, तथा ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन इसमें ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन इसमें ठीक उसी प्रकार अंतः स्थापित धसे होते हैं। अंतः स्थापित क्या होते हैं, धसे रहते हैं। जैसे तरबूजों में बीज के बीच में ये धसे रहते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल के बेस पे हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि सन 1898 में जे थॉमसन ने परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेश के वितरण की व्याख्या हेतु एक मॉडल का प्रतिपादन किया, जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। उनके अनुसार परमाणु 10-10 त्रिज्या की एक धनावेशित गोला होता है। धन आवेश संपूर्ण परमाणु में एक समान वितरित होते हैं तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन इसमें ठीक उसी प्रकार अंतः स्थापित धसे रहते हैं। जैसे तरबूजों में बीज। सन 1898 में जे थॉमसन ने परमाणु में इलेक्ट्रॉन धन आवेश के वितरण के लिए एक व्याख्या की, जो कि आप लोगों के परमाणु के प्रतिपादन के बेस पे आपके उसी के अकॉर्डिंग था, जिसके अनुसार से जो परमाणु का मॉडल होता है, जिसका त्रिज्या रेडियस जो होता है 10-10 के बेस पे होता है भाई। तो ये थॉमसन का परमाणु मॉडल के बेस पे था। इसके आगे के कंटेंट को देखते हैं। लाभ, इस परमाणु लाभ की क्या क्या लाभ थी, क्या क्या बेनिफिट्स थी, उस चीज को देखते हैं। इस मॉडल की सहायता से, जो थॉमसन मॉडल है, इस मॉडल की सहायता से देखिए, जो थॉमसन मॉडल है, उस थॉमसन मॉडल की सहायता से आयनीकरण की प्रक्रिया को, इसकी प्रक्रिया को, आयनीकरण की प्रक्रिया को ऊष्मीय उत्सर्जन एवं प्रकाश विद्युत प्रवाह पर, ऊष्मीय उत्सर्जन एवं प्रकाश विद्युत प्रवाह को सफलतापूर्वक समझाया गया। सफलतापूर्वक क्या किया गया, समझाया गया। तो इस मॉडल की सहायता से हमारे पास जो आयनीकरण होती है, जो आयनीकरण की प्रक्रिया होती है, ऊष्मीय उत्सर्जन एवं प्रकाश विद्युत प्रवाह को सफलतापूर्वक क्या किया गया, समझाया गया। तो इसके हानियों के बेस से हम लोग देखते हैं। लाभ के बेस में तो हम लोग इस चीज को देख लिए कि इस मॉडल की सहायता से आयनीकरण को, प्रक्रिया को और ऊष्मीय उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है भाई, उस प्रकाश विद्युत प्रवाह को सफलतापूर्वक क्या किया गया, समझाया गया। तो लाभ के बेस में अगर इस चीज को लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं कि इस मॉडल की सहायता से आयनीकरण की प्रक्रिया, उसमें उत्सर्जन में प्रकाश विद्युत प्रवाह को सफलतापूर्वक समझाया गया। हानि के बेस में देखते हैं भाई, वास्तव में हानिया के बेस में किस तरीके से होती है। इस चीज को हानिया के बेस पे हम लोग देखते हैं। यहाँ से हानिया के बेस में किस तरीके से होती है, इसकी सहायता से हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणु के वर्णक्रम को, इसकी सहायता से हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणु के वर्णक्रम में प्राप्त होने वाली रेखाओं की श्रेणी की उत्पत्ति की कोई व्याख्या नहीं की जा सकी है। तो हानि के बेस पे इस चीज को हम लोग देखते हैं कि इसकी सहायता से हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणु के वर्णक्रम में प्राप्त होने वाली रेखाओं की श्रेणी की उत्पत्ति की कोई व्याख्या नहीं की जा सकी है। और सेकेंड चीज में अगर हम इस चीज को देखते हैं हानि के बेस में, तो क्या होता है, रदरफोर्ड के प्रयोगों में अल्फा कणों के अधिक कोण से प्रकीर्णन को नहीं समझाया जा सकता। तो लाभ के बेस पे इस चीज को देखते हैं कि इस मॉडल की सहायता से आयनीकरण की प्रक्रिया को, उसमें उत्सर्जन एवं प्रकाश विद्युत प्रवाह को सफलतापूर्वक समझाया गया। जबकि हानि के बेस में इसकी सहायता से हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणु के वर्णक्रम में प्राप्त होने वाली रेखाओं की श्रेणी की उत्पत्ति की कोई व्याख्या नहीं की जा सकी। और सेकेंड चीज में हम लोग इस चीज को देखें कि रदरफोर्ड के प्रयोग में अल्फा कणों के अधिक कोण से प्रकीर्णन को नहीं समझाया जा सकता। क्लियर। तो ये आप लोगों का लाभ के बेस पे था और ये हानि के बेस पे था। इसके बाद हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड का कण प्रकीर्णन का प्रयोग। रदरफोर्ड ने कण प्रकीर्णन का प्रयोग कब किया, तो सन बात है ये 1911 की बात है। सन 19 यहाँ पर है, ठीक है, 1911 की बात है यहाँ पर। तो रदरफोर्ड का कण का प्रकीर्णन का प्रयोग हम लोग किस तरीके से करते हैं, इसके लिए यहाँ पर देखते हैं भाई। चलिए देखिए, तो रदरफोर्ड का कण का प्रकीर्णन किस तरीके से होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। सन 1911 में रदरफोर्ड के सुझाव पर एच गाइगर एवं ई मार्सडन ने पतली स्वर्ण पत्री में कणों की प्रकाशित कराया, कणों को क्या किया गया, प्रकीर्णित कराया गया, कणों को प्रकीर्णित कराया तथा इससे परमाणु की संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या की, जानकारी प्राप्त की। तो अल्फा कण का एक हीलियम का
परमाणु होता है। अल्फा कण एक हीलियम का परमाणु होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाते हैं। तो अल्फा कण का जो एक हीलियम का परमाणु होता है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाते हैं और इसमें धन आवेश होता है जिसके मान 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है। इसमें क्या होता है, एक धन आवेश होता है भाई, इसमें एक धन आवेश होता है जिसका मान 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के क्या होता है, बराबर होता है, जिसका मान 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब +2e इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के बेस पे होता है ये आप लोगों का, और इस चीज को करते हैं पॉजिटिव चार्ज के बेस होता है। तो इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का क्या होता है, 4 गुना होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सन 1911 में जो रदरफोर्ड है उसके द्वारा जो सुझाव गए, जो एच गाइगर है और ई मासडन है, दोनों ने पतली स्वर्ण पत्री में अल्फा जो कण होते हैं उनको प्रकीर्णित कराया तथा उससे परमाणु की संरचना संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। उन्होंने ये पाया कि अल्फा कण एक हीलियम परमाणु होता है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाते हैं, इसमें धनावेश होता है जिसका मान 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है। तो रदरफोर्ड का कण प्रकीर्णन का प्रयोग को आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये था हमारा रदरफोर्ड का कण प्रकीर्णन का प्रयोग। अब सेकेंड चीज में ये पाया गया कि जब उसके प्रयोगों के आधार पर सेकेंड चीज में ये देखा गया कि अल्फा कण धन आवेश में इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक द्रव्यमान वाले कण होते हैं, जिसके कारण वे भारी तथा धन आवेशी क्षेत्र नाभिक से प्रबल प्रतिकर्षण बल से क्या होते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। और जिसके अंतर्गत हम लोग रदरफोर्ड ने एक निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का संपूर्ण धन आवेश तथा अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के बहुत छोटे से आयतन में क्या होते हैं, संकेंद्रित होते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं तथा इलेक्ट्रॉन इससे कुछ दूर स्थित होते हैं। तो अल्फा कण धन आवेश में इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक द्रव्यमान वाले कण होते हैं, जिसके कारण वे भारी तथा धनावेशी क्षेत्र से प्रबल प्रतिकर्षण बल से विक्षेपित हो जाते हैं, जिसके कारण रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि किसी परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के बहुत छोटे से आयतन में संकेंद्रित होते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं तथा इलेक्ट्रॉन इससे कुछ दूर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड चीज में हम लोगों ने ये पाया कि अल्फा कण धन आवेश में इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक द्रव्यमान वाले कण होते हैं, जिसके कारण वे भारी तथा धनावेशी क्षेत्र में प्रबल आकर्षण बल के प्रतिकर्षण बल से क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। तो रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि किसी परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के बहुत छोटे से आयतन में संकेंद्रित हो जाते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा इससे कुछ दूर स्थित रहते हैं। तो ये आप लोगों के रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बेस पे ये कंटेंट था आपका। अब निकटतम पहुंच की दूरी, यहाँ पर जब अल्फा कण पहुंच जाती है तो उसके बेस पे जो निकटतम दूरी होती है वह किस तरीके से होती है, इस चीज को यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो निकटतम पहुंच दूरी के बेस पे इस चीज को देखते हैं कि अल्फा कण धनावेशित कण होते हैं। जब ये नाभिक की ओर गति करते हैं और नाभिक के धन आवेश से प्रतिकर्षित होकर के वे वापस आ जाती है, तो वह निकटतम दूरी जहां तक नाभिक की दिशा में गतिमान एक ऊर्जा युक्त कण विरामावस्था में आने वाली पहुंच से दूर हो सकती है, जिसके कारण उस पर फिर उसी मार्ग पर लौट आए तो निकटतम पहुंच की दूरी क्या कहलाती है, इसी के बेस पे कहलाती है। तो अल्फा कण धनावेशित कण होते हैं, जब ये नाभिक की ओर गति करते हैं तो नाभिक के धन आवेश से प्रतिकर्षित होकर ये वापस आ जाते हैं, और वह निकटतम दूरी जहां तक नाभिक की दिशा में गतिमान एक ऊर्जा युक्त कण विरामावस्था में आने लगती है तो उसके पूर्व पहुंच जाती है, जिसके कारण उसके मार्ग पर लौट आने से निकटतम पहुंच की दूरी कहलाती है। क्लियर? तो आप लोगों के पास ये आता है कि निकटतम पहुंच की दूरी क्या होती है। तो इस डेफिनेशन को आप लोग इस वे पे आप लोग बोल सकते हैं कि अल्फा कण धनावेशित कण होते हैं जब ये नाभिक की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, और नाभिक के धन आवेश से मतलब पॉजिटिव से धन आवेश से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं, रिपल हो जाते हैं, तो वे वापस आ जाते हैं। वह निकटतम दूरी जहां तक कि नाभिक की दिशा गतिमान में ऊर्जा युक्त कण विरामावस्था में आने से पहुंच जाती है, तब वह उसी मार्ग में लौट जाती है, जिससे कि निकटतम दूरी के बेस पे ये आप लोगों की आगे चलती है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं अल्फा कणों का प्रक्षेप्य पथ। वास्तव में अल्फा कणों का प्रक्षेप्य पथ किस तरीके से होता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो अल्फा कणों का प्रक्षेप्य पथ के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, अल्फा कण द्वारा अनुरेखित प्रक्षेप्य पथ, अल्फा कण द्वारा अनुरेखित प्रक्षेप्य पथ। यहां से देखिए, अल्फा कण द्वारा अनुरेखित प्रक्षेप्य पथ उनके संघट के संघट प्रचाल पर क्या करता है, निर्भर करता है। उनके संघट के संघट प्रचाल पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो अल्फा कण के वेग सदिश की नाभिक के केंद्र से अल्फा कण के वेग सदिश की नाभिक की केंद्र से लंबवत दूरी, जबकि लंबवत दूरी होती है भाई, लंबवत दूरी होती है, जबकि वह नाभिक से बहुत दूर होती है, जबकि वह नाभिक से क्या होती है, बहुत दूर होती है। कणों का संघट प्रचाल कहलाती है। यह कणों का संघट क्या कहलाती है, प्रचाल कहलाती है। तो अल्फा कणों का प्रक्षेप्य पथ के आधार पे हम लोग ये देखते हैं कि अल्फा कण द्वारा अनुरेखित प्रक्षेप्य पथ उनके संघट के संघट प्रचाल
प्रचाल पर निर्भर करता है। अल्फा कण के वेग सदिश की नाभिक के केंद्र से लंबवत दूरी जबकि वह नाभिक से बहुत दूर हो जाती है तो कणों के संघट प्रचाल के बेस पे कहलाती है। तो अल्फा कण द्वारा अनुरेखित प्रक्षेप्य पथ उनके संघट प्रचाल पर निर्भर करती है, जबकि कण के वेग सदिश की नाभिक के केंद्र से लंबवत दूरी जबकि वह नाभिक से बहुत दूर होती है तब वहां पर अल्फा कणों के संघट प्रचाल के बेस पे उस चीज के माध्यम से होती है, तो वह अल्फा कण द्वारा अनुरेखित प्रक्षेप्य पथ के उनके संघट प्रचाल पर निर्भर करती है, जिसके कारण अल्फा कण के वेग सदिश के नाभिक के केंद्र से लंबवत दूरी जबकि वह नाभिक से बहुत दूर स्थित होती है तो कणों के संघट प्रचाल के बेस पे वह कहलाती है। क्लियर। तो अल्फा कणों के प्रक्षेप्य पथ के आधार पे हम लोगों ने ये चीज को देखा कि अल्फा कण द्वारा अनुरेखित प्रक्षेप्य पथ उनके संघट प्रचाल पर निर्भर करता है, जबकि अल्फा कण के वेग सदिश की नाभिक के केंद्र से लंबवत दूरी जबकि वह नाभिक से बहुत दूर स्थित होती है तो कणों का संघट प्रचाल के बेस पे वह कहलाती है, जिसके अंतर्गत हम लोग ये चीज देखते हैं कि अल्फा कण द्वारा अनुरेखित प्रक्षेप्य पथ उनके संघट प्रचाल पर निर्भर करता है, जिससे अल्फा कण के वेग सदिश के नाभिक के केंद्र से लंबवत दूरी जबकि वह नाभिक से बहुत दूर स्थित होती है तो कणों के संघट प्रचाल के बेस पे वह कहलाती है। तो इस चीज को हम लोग कणों के प्रक्षेप्य पथ के बेस पे देखते हैं। अब जानते हैं हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस तरह, जैसे जिस प्रकार से थॉमसन का परमाणु मॉडल था उसी प्रकार थॉमसन के बाद किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, तो थॉमसन के बाद हमारा जो अगला परमाणु मॉडल आता है वो क्या आता है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आता है। वास्तव में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बेस पे। क्लियर। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर, अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर, किसके, अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना के लिए एक मॉडल दिया और इस मॉडल के अनुसार उन्होंने ये बताया। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो वास्तव में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस बेस पे होता है, तो इस चीज के लिए अल्फा कणों के प्रकीर्णन के आधार पर रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया जिसको रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर, किसके, अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना के परमाणु मॉडल दिया, जिसके अनुसार मॉडल निम्नलिखित है। तो पहला क्या बोला उन्होंने, प्रत्येक परमाणु में एक सूक्ष्म केंद्रीय भाग होता है। देखिए, प्रत्येक परमाणु में, कोई भी परमाणु होता है उसमें एक सूक्ष्म केंद्रीय भाग होता है, जिसे परमाणु कहते हैं, जिसे परमाणु का क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, जिसमें परमाणु का कुल द्रव्यमान एवं कुल धन आवेशित केंद्रित होता है, जिसमें परमाणु का कुल द्रव्यमान और कुल धन आवेशित क्या रहता है, केंद्रित रहता है। इस तरीके से ये आप लोगों का न्यूट्रॉन के बेस पे जो कि अनावेशित होता है, और यहाँ पर एक और नाभिक के बेस पे क्या होता है, आप लोगों के पास प्रोटॉन होता है जो कि आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज के बेस पे होता है। तो अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना के लिए परमाणु मॉडल दिया। इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक परमाणु में एक सूक्ष्मतम केंद्रीय भाग होता है जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं, जिसमें परमाणु का कुल द्रव्यमान एवं कुल धनावेश केंद्रित रहता है। दूसरा चीज हम लोग ये चीज देखते हैं, दूसरा कंटेंट के बेस ये चीज देखते हैं कि नाभिक का आकार 10 से 15 के बेस में, नाभिक का आकार 10 से 15 के बेस में परमाणु के आकार के 10 से 15 मीटर की तुलना में बहुत क्या होती है, छोटा होता है। इसलिए परमाणु का अधिकतर भाग क्या होता है, रिक्त होता है, क्योंकि इसमें नाभिक के आकार के बेस में इसका क्या होता है, रिक्त छोटा होता है। इसका वैल्यू जो होता है, इसका जो आकार की साइज होती है बहुत छोटी होती है, जिसके कारण परमाणु अधिकतर भाग में क्या होता है, रिक्त होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, थर्ड चीज में हम लोग ये चीज देखते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में ठीक इसी प्रकार परिक्रमा करते रहते हैं भाई। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में ठीक इस प्रकार परिक्रमा करते रहते हैं, जैसे प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं, जैसे कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। तो ये नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमा लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमा लगाने के लिए, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमा लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के मध्य कूलॉम आकर्षण बल द्वारा प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन के मध्य कूलॉम आकर्षण द्वारा प्राप्त होता है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के अनुसार अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना के लिए परमाणु मॉडल दिया। इस परमाणु मॉडल के अनुसार हमारे पास ये निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं भाई। प्रत्येक परमाणु में एक सूक्ष्म केंद्रीय भाग होता है जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं, जिसमें परमाणु का कुल द्रव्यमान एवं कुल धनावेश केंद्रित रहता है। नाभिक का आकार 10 से 15 एम और परमाणु का आकार 10 से 15 एम की तुलना में बहुत छोटा होता है, जिसके कारण नाभिक का जो परमाणु का अधिकतर भाग होता है वो रिक्त होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में ठीक इस प्रकार परिक्रमा करते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के परिक्रमा लगाने के लिए भी जो आवश्यक अभिकेंद्रीय
केंद्रीय बल होता है वह नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के मध्य कूलाम आकर्षण बल द्वारा प्राप्त होता है। इसके बाद इसका जो परमाणुओं के स्टेबिलिटी को देखते हैं, इसकी स्थायित्व को देखते हैं कि वास्तव में इसकी स्टेबिलिटी कितनी होती है, परमाणु की स्टेबिलिटी कितनी होती है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। परमाणु का स्थायित्व को देखते हैं, परमाणु की स्टेबिलिटी को देखते हैं। परमाणु का स्थायित्व के अनुसार इलेक्ट्रॉन, परमाणु की स्थायित्व के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं। क्या करते हैं? परिभ्रमण करते हैं। तो परमाणु का स्थायित्व के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं? परिभ्रमण करते हैं। चिर समद विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार, चिर समद विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार, चिर समद विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार त्वरित आवेशित कण, त्वरित आवेशित कण सतत विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की, सतत विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की उत्पन्न करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग में गति करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग में गति करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग में गति करते हैं तब केंद्र की ओर त्वरित होता है, तब यह केंद्र की ओर त्वरित होता है जिसका मान होता है, जिसका वही मान होता है भाई। तो परमाणु का स्थायित्व के बेस से हम लोग ये चीज को देख रहे हैं कि परमाणु के स्थायित्व के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं। चिर समद विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार त्वरित आवेशित कण सतत विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग में गति करते हैं तब केंद्र की ओर त्वरित होने लगता है जिसका मान अलग से होता है। ठीक है, अतः इलेक्ट्रॉन द्वारा वृत्तीय गति करते समय, तो यहां पर हम लोग संक्षेप में यह बोल सकते हैं भाई कि अतः इलेक्ट्रॉन द्वारा वृत्तीय गति करते समय सतत ऊर्जा उत्सर्जन के कारण उसी ऊर्जा के रूप में क्या होती है? कम होती जाती है, जिससे वृत्तीय पथ की त्रिज्या, जिससे वृत्तीय पथ की त्रिज्या कम होती जाती है, जिससे वृत्तीय पथ की त्रिज्या कम होती जाती है। और अंततः एक सर्पिल पथ में गति करते हुए, अंततः एक सर्पिल पथ में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाती है, इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्या हो जाती है? गिर जाती है। लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा कभी नहीं होता है भाई। लेकिन हम लोग ऐसा आप लोग बोल सकते हैं भाषी रूप में, लेकिन वास्तविक की दृष्टि से अगर देखते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा कभी नहीं होता है। इस कारण से हम लोग यहां से ये चीज को बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सतत गति करते रहता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है? सतत गति करते रहता है। रदरफोर्ड ने इसे नहीं समझा पाया, अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की स्थायित्व को समझाने में क्या रहा? असफल रहा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व को समझाने में क्या रहा? असफल रहा। ठीक है, जिस प्रकार थॉमसन का परमाणु मॉडल था, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व को समझाने में क्या रहा? असफल रहा। इसके बाद देखते हैं रेखीय वर्णक्रम की व्याख्या। आगे देखते हैं रेखीय वर्णक्रम की व्याख्या किस बेस पे होती है भाई, तो इस चीज को हम लोग इस कंटेंट के बेस पे देखते हैं। रेखीय वर्णक्रम की व्याख्या के बेस पे इस चीज को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो रेखीय वर्णक्रम के व्याख्या के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। रदरफोर्ड मॉडल के यहां से देखिए, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षाओं में, सभी संभव त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करती है, नाभिक के चारों ओर क्या करती है? परिक्रमा करती है, तथा सतत ऊर्जा स्पेक्ट्रम का क्या करती है? उत्सर्जन करती है। तथा उसके साथ जो सतत ऊर्जा स्पेक्ट्रम रहता है, शोषण स्पेक्ट्रम रहता है, उसी प्रकार सतत ऊर्जा स्पेक्ट्रम का क्या करती है? उत्सर्जन करती है। लेकिन यह देखा गया है कि सबसे सरल परमाणु अर्थात हाइड्रोजन परमाणु, सबसे सरल परमाणु अर्थात हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। हाइड्रोजन परमाणु का जो आप लोगों का स्पेक्ट्रम होता है वह क्या होता है भाई? रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। जो आप लोगों का हाइड्रोजन परमाणु का होता है, किसका होता है? हाइड्रोजन परमाणु का जो होता है वह रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, सतत नहीं होता है। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के वर्णक्रम की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर सके। तो इसमें भी यह रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या रहा? असफल रहा भाई, कि परमाणु मॉडल परमाणु के वर्णक्रम की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाई। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कक्षाएं को देखते हैं परमाणु का रदरफोर्ड द्वारा। इलेक्ट्रॉन कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षाएं किस बेस पे होती है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल चिर सम्मत अभिधारणा पर आधारित है। किस पर आधारित है? चिर सम्मत अभिधारणा पर आधारित है। तो परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल चिर सम्मत अभिधारणा पर आधारित है। रदरफोर्ड मॉडल के यहाँ पर देखते हैं, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कक्षाएं के बेस पे हम लोग ये चीज
को देखते हैं कि परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल चिर समतभी धारणा पर आधारित होती है। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, यहां से हम लोग जान सकते हैं जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल से क्या होती है, प्राप्त होती है। स्थिर विद्युत बल से क्या होती है, यहां से प्राप्त होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन कक्षाएं के बेस पे हो जाएगा, जिसके अनुसार परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल चिर समतभी धारणा पर आधारित होती है। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं पर परिक्रमण करते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल से क्या होती है, प्राप्त होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं परमाणु स्पेक्ट्रम। परमाणु स्पेक्ट्रम किस तरीके से होती है, इस चीज को हम लोग यहां से देखते हैं। परमाणु स्पेक्ट्रम के बेस पे हम इस चीज को देखते हैं कि परमाणु स्पेक्ट्रम किस बेस पे होती है। तो प्रत्येक तत्व अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम के बेस पे, प्रत्येक तत्व, यहां पर देखिए प्रत्येक तत्व अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम के बेस पे, प्रत्येक तत्व अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम के बेस पे, प्रत्येक तत्व अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम विकिरण उत्सर्जित करता है। क्या करता है, विकिरण उत्सर्जित करता है। तो प्रत्येक तत्व अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम विकिरण उत्सर्जित करता है। और जब किसी परमाणुवीय गैस, देखिए जब किसी परमाणुवीय गैस अथवा वाष्प को निम्न दाब पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, वाष्प को निम्न दाब पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसे प्रवाहित करने पर जो उत्सर्जित किया जाता है, उससे जो धारा प्रवाहित करके उत्सर्जित किया जाता है, मतलब धारा को प्रवाह करते हैं फिर वहां पर उसका उत्सर्जन होता है, उत्सर्जित किया जाता है। तो यह कुछ विशिष्ट तरंगदैर्ध्य के कारण विकिरण उत्सर्जित करता है। यह इसके कारण क्या करता है, विकिरण को उत्सर्जित करता है, जिसको हम लोग परमाणु स्पेक्ट्रम के बेस पे पढ़ते हैं। तो यहां से हम लोग ये चीज देखते रहते हैं कि प्रत्येक तत्व अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम विकिरण उत्सर्जित करता है। जब किसी परमाणु गैस तथा वाष्प को निम्न दाब पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उत्सर्जित किया जाता है। तो यह कुछ विशिष्ट तरंगदैर्ध्य के विकिरण उत्सर्जित करता है, जो कि परमाणु स्पेक्ट्रम के बेस पे होता है। तो ये था आज का हमारा परमाणु स्पेक्ट्रम, जो कि परमाणु के नाभिक के बेस पे पढ़ रहे हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को हम लोग इसका नेक्स्ट कंटेंट को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यही और करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।